कि आज मुझे देश भर के 600 जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र केवीके एवं देश के विभिन्न गांवों में स्थित 2 लाख कॉमन सर्विस सेंटर पर जो हमारे किसान भाई बहन मौजूद है, जो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे उनके अनुभव जानने का, उनकी बातें सीधे सीधे सुनने का एक दुर्लभ अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ है। आप समय निकाल करके आए, एक उत्सव का माहौल बना करके बैठे हैं और मैं यहां मेरे टीवी स्क्रीन पे देख रहा हूं आपके चेहरे की मुस्कान, आपका उमंग उत्साह। मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिवस है आज। किसान हमारे अन्नदाता हैं, वे लोगों को भोजन देते हैं, पशुओं को चारा देते हैं, सारे उद्योगों को कच्ची सामग्री देते हैं। देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा श्रेय हमारे किसान भाइयों और बहनों को जाता है। भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो, इसके लिए हमारे किसान भाइयों बहनों ने अपना खून पसीना एक कर दिया। लेकिन समय के साथ किसान का अपना विकास धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया। शुरू से ही देश के किसानों को उनके नसीब पर छोड़ दिया गया। हर सोच को बदलने के लिए एक निरंतर प्रयास की जरूरत थी, वैज्ञानिक प्रयास की जरूरत थी। प्रगतिशील किसानों को आगे ला करके किसानों के बीच में बदलते हुए युग के अनुसार बदलाव के लिए प्रयास करने की जरूरत थी। लेकिन उस काम में हमने बहुत साल विलंब कर दिया। पिछले 4 सालों में हमने जमीन के रखरखाव से लेकर के उत्तम क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बीज तैयार हो, किसानों के लिए प्राप्त हो, बिजली पानी से लेकर के बाजार उपलब्ध कराने तक एक संतुलित और व्यापक योजना के तहत कार्य करने का हमने भरसक प्रयास किया है। और हमने तय किया कि 2022 तक देश के किसानों की आय 2 गुना करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ना है। किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। सरकार की पुरानी नीतियों में बदल करके आगे चलना है। जहां जहां कठिनाई है उन दूर कर करके आगे बढ़ना है। जहां जहां पर रुकावटें हैं उसको खत्म करके आगे बढ़ना है। और जब हमने किसानों की आय 2 गुना करने की बात की तो बहुत लोग ऐसे थे जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया। ये तो संभव नहीं है, ये तो मुश्किल है, ये कैसे हो सकता है, निराश करने का एक वातावरण बना दिया। लेकिन हमने तय किया, देश के किसान पर मेरा भरोसा था। अगर हमारे देश के किसान के सामने कोई लक्ष्य रखा जाए, आवश्यक वातावरण पैदा किया जाए, बदलाव लाया जाए, तो मेरे देश का किसान रिस्क लेने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है, परिणाम लाने को तैयार है। और भूतकाल में उसने करके दिखाया है। हमने इसे पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया और उस दिशा में आप सबको, किसानों को साथ लेकर के आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास चल रहा है।
इस काम को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर बल दिया जा रहा है। पहला है, किसान को जो लागत आती है, कच्चे माल की लागत आती है, वो कम से कम कैसे हो। दूसरा, वो जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसका उचित मूल्य मिले। तीसरा, किसान जो पैदा करता है, जो उपज करता है, उसकी बर्बादी रुक जाए। और चौथा, किसानी के उपरांत आमदनी के लिए वैकल्पिक स्रोत तैयार हो। देश के किसानों को फसलों की उचित कीमत मिले, इसके लिए इस बार के बजट में सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। सरकार ने तय किया कि अधिसूचित फसलों के लिए एमएसपी उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। इसमें बहुत सारी चीजों का समावेश किया गया है और मैं आपको बताता हूं, एमएसपी के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी, उसमें दूसरे श्रमिकों के परिश्रम का मूल्य जोड़ा जाएगा, मवेशी और मशीन पर जो खर्च किया जाएगा वो भी जोड़ा जाएगा, बीज और खाद्य का जो खर्च होगा वो भी जोड़ा जाएगा, सिंचाई का खर्च भी जोड़ा जाएगा, राज्य सरकार जो जो लैंड रेवेन्यू देते हैं वो भी जोड़ा जाएगा, वर्किंग कैपिटल पर जो ब्याज देना पड़ता है वो भी जोड़ा जाएगा, लीज ली गई जमीन के लिए दिया गया किराया भी उसमें जोड़ा जाएगा। ये सब एमएसपी में शामिल है। इतना ही नहीं, किसान जो अपनी मेहनत करता है और उसके परिवार के सदस्य जो मेहनत करते हैं, उस मेहनत का भी मूल्य निर्धारित करके लागत के अंदर उसको भी जोड़ा जाएगा और उसके आधार पर एमएसपी तय किया जाएगा। कृषि के लिए सरकार बजट में एक निश्चित फंड आवंटित करती है। पिछली सरकार के 5 वर्षों में कृषि के लिए बजट आवंटन 1,21,000 करोड़ रुपए का था, जिसे 2014 से 19 के लिए बढ़ाकर करीब करीब हमने इस 5 साल के लिए इसको 2,12,000 करोड़ कर दिया। यानी करीब करीब कृषि के लिए बजट डबल कर दिया। यह किसानों के कल्याण के प्रति हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को साफ साफ दिखाता है। आज देश में न सिर्फ अनाज का, बल्कि फल, सब्जियां और दूध का रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है। हमारे किसान भाइयों ने पिछले 70 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। पिछले 48 महीनों में कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। वर्ष 2017-18 में खाद्यान्न उत्पादन करीब करीब 280 मिलियन टन से अधिक हुआ है, जबकि 2010 से 2014 तक पिछली सरकार के दरमियान एवरेज औसत वो 250 मिलियन टन के आसपास रहा था। इसी तरह दलहन के क्षेत्र में भी औसत उत्पादन में 10.5%, 10.5% एवं बागवानी के क्षेत्र में 15% यानी कि 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। ब्लू रिवॉल्यूशन या नीली क्रांति के अंतर्गत मछली पालन के क्षेत्र में 26%, 26% वृद्धि हुई है। तो दूसरी ओर पशुपालन
व दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में करीब 24%, 24% की वृद्धि हुई है। हमारा प्रयास है कि किसानों को खेती की पूरी प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसलों के तैयार होने से लेकर बाजार में उसकी बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक सरकार कैसे मदद रूप हो सकती है, कैसे सुविधा बढ़ा सकती है, कैसे किसान को न्याय दिला सकती है, इसके लिए निर्णय किए जा रहे हैं, योजनाएं बनाई जा रही हैं। किसान कल्याण के लिए एक पूरी व्यवस्था बने, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। बुआई से पहले किसान यह जान पाए कि किस मिट्टी पर कौन सी फसल उगानी चाहिए, उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया। एक बार जब ये पता चल जाए कि क्या उगाना है, तो फिर किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिले और पूंजी की समस्या से गुजरना न पड़े। इसके लिए किसान ऋण व्यवस्था की गई, किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया गया। पहले खाद के लिए लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, लेकिन अब किसानों को यूरिया और अतिरिक्त खाद लेने के लिए वो आसानी से प्राप्त हो रहा है, कालेबाजारी नहीं करनी पड़ रही है। आज किसानों के लिए 100%, 100% नीम कोटिंग वाला यूरिया देश में उपलब्ध है। बुआई के बाद जरूरत होती है सिंचाई की। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत आज देश भर में करीब करीब 100 सिंचाई परियोजनाएं पूरी की जा रही हैं। हर खेत को पानी मिले, इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों को फसल में किसी भी तरह का जोखिम ना हो, इसके लिए आज फसल बीमा योजना है। फसल कटाई के बाद जब किसान का उत्पाद बाजार में पहुंचता है, उसमें उसे अपने उपज की सही कीमत मिले, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई-नाम शुरू किया गया है, ताकि किसानों को अपनी उपज का पूरा पैसा मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि अब बिचौलिए किसानों का प्रॉफिट हजम नहीं कर सकते, मार नहीं खा सकते, कटकी नहीं कर सकते। आइए देखते हैं इन योजनाओं से हमारे किसान भाई बहनों को क्या लाभ मिला, उनके जीवन में क्या बदलाव आया, और उन्हीं के मुंह से सुनेंगे, उन्हीं के अपने अनुभव से सुनेंगे, तो शायद और देश के किसानों को भी एक अवसर मिलेगा कि हां, अगर वहां का किसान ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। आज मेरे सामने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर, जो कि आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां के हमारे कुछ किसान भाई बहन मेरे सामने हैं। मैं सबसे पहले कांकेर के किसान भाइयों से उनकी बात, उनके अनुभव, उनकी उत्साहजनक बातें सुनना चाहता हूं। नमस्ते जी। हाँ, कांकेर के भाई बहन बताइए, किसान वहां के। जय जोहार सर। जय जोहार। मैं श्रीमती चंद्रमणि कौशिक, ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी। क्या शुभ नाम? चंद्रमणि कौशिक सर। चंद्रमणि जी, हाँ बताइए जी। ग्राम पोस्ट कन्हारपुरी, जिला कांकेर की रहने वाली हूँ। और हम लोग पहले 2 एकड़
2 एकड़ में धान लगाते थे सर। उसमें ज़्यादा हम लोग को बेनिफिट नहीं मिलता था, मतलब 15 से 20 हजार हमको आमदनी होता था और हमारे परिवार को उसमें संतुष्टि नहीं होता था। और फिर हम लोग बाद में गांव में 10-15 महिला मिल के एक समूह जोड़े, उसमें कांकेर में सीताफल बहुत अधिक, जिसे दिल्ली में शरीफा के नाम से जाना जाता है सर। और हम उसी प्रोजेक्ट पर काम करने लगे, तो भी कोचिया लोग वहाँ 25 किलो सीताफल को 60-50 में हमको ठग के ले जाते थे। फिर हम लोग कृषि आत्मा परियोजना से हम लोग जुड़े। उसके बाद हम लोग को जो 50 रुपए मिलता था, उसमें हम लोग अभी सीधा 700 रुपए मुनाफा कमाते हैं सर। और इसी तरह हमारे साथ में अभी 300 महिलाएं जुड़ी हैं और हम लोग को आत्मा परियोजना से फल तोड़ाई, ग्रेडिंग और बाक्स में सीताफल भर के ले जाते हैं रायपुर में बेचने के लिए सर। और जो पल्प मशीन है, और मेरे साथ और भी मेरे ग्रुप के साथी महिलाएं हैं, उधर पल्पिंग मशीन है सर। और ये हमारा पल्प है, हम लोग पल्प निकालने का भी काम करते हैं सर। आइसक्रीम बनाने का ट्रेनिंग दिए हैं, ये हम लोग का आइसक्रीम भी है सर। आप दूर में हो सर, नहीं तो फिर हम आपको टेस्ट भी करा लेते सर। चंद्रमणि जी, आपकी पढ़ाई क्या हुई? 8वीं सर। 8वीं कक्षा थी और आप इतना जी। बढ़िया बोल लेती है, बीच बीच में अंग्रेजी शब्द भी बोल लेती है। ये सीताफल भी लेके बैठी है क्या आप, कि वो बॉक्स है? बॉक्स है सर, इसी में ले जाते हैं रायपुर, दुर्ग, भिलाई सर। हाँ, और पहले की तुलना में आय कितनी बढ़ गई आपकी? अभी 2 गुनी हो गई है सर। अच्छा, और जो महिलाएं आपके साथ काम कर रही हैं, उनकी आय भी बढ़ गई होगी? जी सर। देखिए, मैं किसान भाइयों में ये दिखाता है कि मूल्य वृद्धि से, वैल्यू एडिशन से, जो पहले माल जैसा होता था वैसा बाजार बेचते थे तो कितना नुकसान होता था, और थोड़ा सा पैकेजिंग बदल दिया, सीताफल में और कुछ व्यवस्थाएं जोड़ दी, किसी ने आइसक्रीम बना दिया, देखिए किसानों को कितना लाभ मिलता है। जी। और इसलिए और उनकी आय भी बढ़ी। चंद्रमणि तो 8वीं कक्षा की पाठ है, कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, उसके बाद भी आपने देखी कितने विश्वास के साथ बात कर रही है। आइए किसी और से भी बात करते हैं, चंद्रमणि की तरह और भी किसी का अनुभव होगा। भैया जी प्रणाम, मैं आसाराम नेताम। जय जोहार जी प्रणाम भैया। मैं ग्राम बेवर्ती का किसान हूँ, आसाराम नेताम, कांकेर विकासखंड कांकेर। हाँ बताइए सर, नेताम जी। सर, मैं पहले मेरे पिताजी के साथ 4 एकड़ जमीन में खेती करते थे, मात्र धान का फसल। इससे सर हम लोग कृषि केवीके के संपर्क में आके और कृषि विभाग और मत्स्य विभाग में आकर सामूहिक खेती शुरू किए, जिससे हमारा आय हुआ सर। जैसे 4 एकड़ में हम 60 से 70 हजार रुपये कमाते थे, और सामूहिक खेती से जैसे मछली पालन और गाय पालन और हॉर्टिकल्चर से पौधा, जो तालाब के मेड़ में जो रोजगार गारंटी के तहत सर हमको 3 लाख रुपया सब्सिडी मिला था, और उससे हमारा आय 5 से 6 लाख रुपया हुआ है। ओहो जी, जिससे हमारा परिवार खुशहाल है सर। और हमारे समन्वित खेती को देखकर आसपास के गांव वाले लोग भी समन्वित खेती करना चाह रहे हैं। यानी आपने खेती के उपरांत दूध का काम किया, मछली का काम किया, गवर्नमेंट से 3 लाख रुपया मिला, आपका स्किल डेवलपमेंट हुआ, इन सब का मिला करके आपकी आय इतनी गुना बढ़ गई। जी, तो और भी किसान आपको पूछने आते हैं क्या, सीखने आते हैं क्या अगल बगल के? सीखने आते हैं। 7 से 8 गांव वाले सब सीखने आ रहे हैं। लगभग 70 से 80 किसान आ चुके हैं सर। उनको फायदा हुआ? जी, फायदा हो रहा है सर। देखिए, यही सबसे बड़ा काम नेताम जी आपने किया है, और मैं मानता हूं कि आपका प्रयास, यही हमारे यहाँ कहते हैं ना, बहुत हाथों से जब काम होता है तो बड़ा परिणाम आता है। चलिए और भी किसी से सुनेंगे। आपके इलाके में कौन है? सर प्रणाम। सर मेरा नाम चित्रसेन सोनकर, ग्राम लारगांव, जिला कांकेर का किसान हूँ सर। सर पहले मेरे पास 7 एकड़ जमीन है सर, जिसमें धान का 1 फसल का खेती करते थे सर। 1 एकड़ सिंचित था सर उस समय। तो कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन में सर अपने गांव में 30 किसानों को सर 8 सिंचाई पंप मिला, जिससे लगभग 45 एकड़ सिंचित एरिया हो गया सर। ओहो।
जी सर, उसमें सर मक्का और सब्जी का खूब उत्पादन लेने लगे सर। उस समय अपन मोटरसाइकिल से ले जाते सर, बाजार जाते थे। और अपने गांव में अभी 3 लोडिंग ऑटो हो गए सर, जिससे बाजार जा रहे हैं सर। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत 4 एकड़ में ड्रिप लगाए सर अपन, जिससे उत्पादन अपना सर ड्रिप 3 कितना गुना समय हो हो गया? ड्रिप लगाए कितना समय हो गया? ये 2015 में लगाया हूँ सर। और सरकार की तरफ से कितना पैसा मिला? 70% मिला सर सब्सिडी। अच्छा, लेकिन आप अब इसको बराबर ड्रिप चल रहा है कि उसमें भी अब गड़बड़ हो रहा है? नहीं सर, बराबर चल रहा है सर। इस साल खूब फसल लगाया था सर, तरबूज लगाया था सर 1.5 एकड़ में, 1.5 लाख का हुआ सर। जी सर। हाँ, तो कहाँ बेचते हैं सर? सर वो धमतरी मंडी ले गए सर, आधा 24 टन कुछ निकला अच्छा, सर, आधा धमतरी में मंडी ले जाता गए। है माल सारा। जी, और तो कांकेर पहले कितना कमाते थे, अब कितना कमाते हो आप? सर असिंचित भूमि में सर अपने पास 1,20,000 कुछ हो जाता था सर पहले। हाँ। अभी 6-7 लाख रुपए हो जा रहे हैं सर आमदनी साल भर का। मतलब मैं तो 2 गुना की बात करता हूँ, आपने 2-3 साल के अंदर 6-7 गुना कर दिया। वाह, देखिए ये ताकत पड़ी हुई है। और इसलिए मैं समझता हूं कि छोटा सा प्रयास, मेरे देश भर के किसान भाई सुन रहे हैं। देखिए सोनकर जी जैसे बिल्कुल छोटा जमीन का टुकड़ा है, कितना बड़ा काम करके दिया है। आइए मैं किसी और से भी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बड़े उत्साही अनुभव है छत्तीसगढ़ के कांकेर के। नमस्कार देश के प्रधानमंत्री जी, साहेब बंदगी जय जोहार। जय जोहार, जय जोहार साहब की बंदगी। जय जय जोहार, जय जोहार। मेरा नाम चौहाराम साहू, मैं ग्राम चोरभट्टी विकासखंड क्रुद धमतरी जिला का किसान हूं सर। मैं ई नाम के नाम से मैं धान विक्रय करने के लिए मंडी में पहले ले जाता था सर। तो व्यापारियों के द्वारा मतलब बोली लगाता था, उसमें बहुत कम रेट मिलता था सर। आपकी योजना से मेरे को जो बोली लगता है व्यापारी द्वारा कंप्यूटर से, उसमें मेरे को पहले जो बोली धान बेचता था उसमें 60-70 हज़ार का आमदनी होता था सर। और अभी जो धान बेच रहा हूँ कंप्यूटर ई नाम के माध्यम से, उसमें मेरे को 1,25,000। तो ये आप मोबाइल फोन या कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और उससे आप इतना बड़ा प्राप्त कर सकते हैं, यानी बिचौलिए गए, आपको एक बाजार बड़ा मिल गया और उसका परिणाम यह हुआ है कि आपने इतना बड़ा परिवर्तन लिया। मैं साहू जी को सचमुच में बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। एक तो मैं श्री चित्रसेन सोनकर जी को ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। किसानों को खेत की सिंचाई में परेशानी ना हो, हर खेत को पानी मिले, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी कम पानी, बूंद बूंद पानी से हम फसल पैदा करें। और मैं हमेशा से किसानों को टपक सिंचाई या ड्रिप इरिगेशन को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करता रहा हूं। उससे मेहनत भी कम हो जाती है, खर्चा भी कम हो जाता है, उत्पादन भी ज्यादा हो जाता है। आज कृषि सिंचाई योजना को मिशन मोड में लागू किया जा रहा है और आज करीब 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई के अंतर्गत नई जोड़ी गई है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से कनेक्ट कर दें। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम की शुरुआत की गई है। गांव की स्थानीय मंडियों को होलसेल मार्केट से जोड़ने का काम हुआ है। पिछले 4 वर्षों में इनाम के तहत करीब करीब 250 करोड़ की राशि से राज्यों की 550 से रेगुलेटेड थोक मंडियों को इस ई प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया है। इस पोर्टल पर आज 100 लाख से अधिक किसान और करीब 1,10,000 व्यापारी अपना पंजीकरण करवा चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इसे और आगे ले जाने के लिए ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट यानी ग्राम के तहत सरकार देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ
अपग्रेड करने पर काम कर रही है। सरकार की कोशिश है कि अपने खेत के 5-6 किलोमीटर के दायरे में किसान के पास ऐसी व्यवस्था हो जो उसे देश के किसी भी मार्केट से जोड़ सके। आइए हम मध्य प्रदेश चलते हैं। जाबवा मेरा बड़ा पुराना क्षेत्र, परिचित क्षेत्र रहा है। जब भी हम दाहोद जाते थे तो जाबवा के लोगों को जरूर मिलते थे। तो मैं जाबवा के भाइयों बहनों से बात करना चाहूँगा। नमस्ते जी। नमस्ते। हाँ बताइए। मेरा नाम संपा निनामा, मेरा गांव का नाम धमोई। और बैठिए मैं बैठिए चंपा जी बैठिए। हाँ बैठ जाइए। हाँ बैठ के बताइए, ये हाथ में क्या लगे आई हो? ये कड़कनाथ में मेरे घर से लेके आई हाँ साहब। हाँ, कड़कनाथ बसे मैंने घर पे पाल रखा। हाँ। और हमारे गांव में एक योजना आई, पहले मैं दाड़की जाती थी अहमदाबाद दाहोद, मैंने खूब दाड़की करी साहब। हाँ। तो बस इसने पहले फिर हमारा साहब आया तो हमने एक योजना बताई कि कड़कनाथ बसे 40 बसें मेरे को दिए और साथ में खाने पीने के दिए, दवाई दी। तो अभी कितने कड़कनाथ है पोषण आपके करके पास? बड़े करे। अभी मेरे पास 20 एक है साहब। अच्छा। सब बिक गए। और તમને તો अंडे બધા भी अभी તમને બાજવા તમને જામવા વાળાને તો ગુજરાતી બોલતા આવડતું હોય છે ને? आवड़े ना साहब, गुजराती बोलते भी आवड़े। हाँ। सही है साहब। हाँ। और ये कड़कनाथ हमने जब पाले, जब से हमारा पोषण, हमारी लड़कियां 5 लड़कियां हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही और आवक भी हमारी बढ़ गई। अरे वाह, कितनी और आवक खाने हो गई? पीने के हम हाँ चंपा जी, कितनी आवक हो गई हमारी आपकी? 1 लाख की आवक हो गई साहब अरे वाह, 1 साल में। वो तो लग रहा है आपने इतने 1200 गहने में हमारा कड़कनाथ बिक रहे। इतने गहने पहने हैं तो लगता है कि आपकी आवक बढ़ गई है। तो पहले हम दाड़की जाते थे, हमारी जिंदगी बदल गई साहब। हाँ। अभी हमारे कड़कनाथ हमारे हाथ में आ गए। हाँ। तो हम यही धंधे कर रहे। अच्छा। और जमीन नहीं है हमारे पास। गांव में और कितने लोग हैं कम जो है। कड़कनाथ के व्यापार में लगे हैं? और है, और हमारे गांव वाली महिला, गरीब महिला है नहीं, वो भी, इसको भी मैंने समझाया। अच्छा। समूह का ग्रुप है, वो भी महिला घर घर कड़कनाथ पाल रहे हम। कितने कितने हैं आपके ग्रुप में बहनें? मेरे ग्रुप में 49 गांव है। पारा संकुल, पारा झाबा जिला पारा। हाँ हाँ। उन समूह का ग्रुप है। चलिए और भी किसी से बात करेंगे जरा आज। नमस्ते सर, मैं नेहा राठौर। सर मेरे पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है। उसमें हम लोग पहले टमाटर लगाते थे तो उत्पादन बहुत कम होता था, लेकिन फिर इस योजना के बारे में पता लगा। हमने ड्रिप लगाई तो उसके बाद हमारी सर टमाटर की पैदावार बढ़ गई और क्वालिटी भी बढ़ गई। सर पहले 5 क्विंटल होता था, लेकिन अब 500 क्विंटल होता था। 5 अब से 800 क्विंटल 500? होता है। नहीं सर, 500 क्विंटल होता था, अब 800 क्विंटल होता है। 800 क्विंटल हो रहा है। हाँ हाँ। हाँ सर। तो इसमें सर हमको बहुत बेनिफिट मिलता है। मतलब ड्रिप से सर पानी भी बचता है और सर खरपतवार भी नहीं होता है। उर्वरक भी कम लगता था, पहले 6 बोरी लगता था तो अब 3 तो बोरी नेहा जी, लगता है। आपको ये कृषि में कैसे इतना रुचि हो गई? कैसे आप इस काम में लग गई? सर सुना था इसके बारे में, तो सर हमने गए और इस योजना का पता किया। तो सर फिर सर से बात हुई तो हो गया सर। तो आपकी पढ़ाई क्या हुई नेहा जी? सर मैंने ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, आप खेती में लग गई। हाँ सर। देखिए हमारे किसान कैसा बदलाव ला रहे हैं। वे आधुनिक कृषि कर रहे हैं, वो मुर्गी पालन कर रहे हैं, वो कड़कनाथ से रुपये कमा रहे हैं, लोगों को कड़कनाथ से जोड़ रहे हैं। नेहा जैसी बेटियां ग्रेजुएट होने के बाद भी कृषि में जाने का मन करता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रेरक बात है। आइए और भी किसी से सुनना चाहूँगा मैं। सर नमस्ते। नमस्ते जी। सर मेरा नाम राजू अटीला है। मैं झाबुआ जिले के ग्राम गौसर का रहने वाला हूँ। तो राजू, मैं एक आदिवासी किसान हूँ राजू सर। तुम्हारी शादी गुजरात में हुई है कि मध्य प्रदेश में हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा, क्योंकि ये हतीला लोग जो होते हैं वो ज्यादातर गुजरात में शादी करते हैं। मेरी तो
मध्य प्रदेश में हुई है सर। अच्छा, बताइए। सर मैं एक आदिवासी किसान हूँ जी। सर। मेरे परिवार में 2.5 हेक्टेयर जमीन है और मैं सर 2.5 हेक्टेयर जमीन है सर। मैं और ग्रेजुएट मैंने किया है सर। अच्छा। और फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिली सर। मैं बेरोजगार था सर। तभी मुझे सर कस्टम हायरिंग योजना का पता चला और मैं सर 14 लाख का प्रोजेक्ट लिया और 50% मुझे सब्सिडी मिली सर। उसी से सर मैंने यंत्र खरीदे और उसी से मैंने यंत्र खरीदे। ट्रैक्टर, कल्टीवेटर, रोटावेटर, ट्रॉली, सीड ड्रिल, थ्रेसर आदि यंत्र खरीदकर मैंने मेरे ही गांव में मैंने नाम हतीला जी आपको आते हैं, मुझे नहीं आते। जी सर मेरे ही गांव में मैंने केंद्र की स्थापना की। और हर कोई किसान तो खरीद नहीं सकता है सर। यंत्र बहुत महंगे हैं सर। तो पहले किसान बैलों से खेती करते थे। अब मैं उन्हीं यंत्रों को आसपास में मेरे 4-5 गांव में नए यंत्रों से खेती करने सिखा रहा हूं और मैंने किराए से चलाया है सर। तो सब किसानों को फायदा होता होगा, ये सब टेक्नोलॉजी ले आए, उसका आपका मशीनीकरण किया और टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में जितनी ज्यादा आती है फायदा होता है। लोगों को अनुभव हो रहा है, अभी फायदा हो रहा है सबको? हो रहा है सर। प्रति वर्ष सर 25 से 30% फायदा हो रहा है सर। अच्छा, आपको कितना, खुद को कितनी कमाई हुई? मुझे सर इन्हीं लगभग 2 सालों में सर मुझे लगभग 8 लाख का मुनाफा मिला है सर। अच्छा, पहले आप नौकरी खोज रहे थे, नौकरी मिली नहीं। तो आप अपने पैरों पे खड़े हो गए। अब मुझे बताइए, आपको नौकरी मिलती तो अच्छा होता कि ये काम किया वो अच्छा हुआ? सर ये काम किया तो अच्छा मिला सर। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हो? जब नौकरी मेरे लिए थी और ये आसपास मेरे भाइयों के लिए भी सुविधा हो गई सर। देखिए, आप स्वयं ग्रेजुएट हैं, बच्चों को पढ़ाते हो? अभी तो सर छोटे हैं। अच्छा। बच्चे 3.5 साल की लड़की है मेरी सर। चलिए, और भी किसी से सुनेंगे। सर मेरा नाम रमेश भाई परमार है। सर नमस्ते। नमस्ते। मेरा नाम मुकेश खपेड़, झाबा का भगोर गांव का रहने वाला हूं सर। मैं एक गरीब किसान हूं सर, आदिवासी क्षेत्र से। और मैंने सर पहले मैं खेती मजदूरी करता था, अंदावत भी काम गया था सर। इसके बाद मैंने सर 2014 में मुझे कस्टम हायरिंग केंद्र मैंने भी लिया है सर। और मैंने सर आपकी सरकार ने मुझे 6,25,000 का अनुदान दिया है सर। मैंने इसी पैसे से ट्रैक्टर, ट्राली, कल्टीवेटर, सीड्रिल, प्लाव, रोटावेटर सभी साधन लिए सर मैंने। सर साधन लाने के बाद मैं 120 से 150 किसानों के बीच में काम करता हूँ 8 गांव में सर। सर मैंने पहले ही जो ये यंत्र थे कभी नहीं देखे थे सर कि ये क्या है सर, रोटावेटर वगैरह ये क्या है, प्लाव क्या है। तो मैंने सर मोहल्ला बैठक के माध्यम से लोगों को बताया सर। और मैंने मेरे खर्चे से रोटावेटर, ये मशीन क्या है, बोले ये लाए तो ये क्या है। तो मैंने सर किसानों को बताया सर, 8-10 किसानों को बताया। और मेरे पैसे से मैंने डीजल लगा के मैंने बाहर से मैंने मंगाया रोटावेटर। मुझे भी चलाना नहीं आता था। तो फिर सर उन्होंने चला के दिखाया, 1.5-2 घंटा चलाया। तो सर लोगों ने देखा उस खेतों में कि इसमें खरपतवार भी खत्म हो गए, जो छोटे छोटे बेर होते हैं, काटेले, झाड़ी वगैरह ये भी खत्म हो गए, बखर पाटा लगाना नहीं पड़ेगा, इसमें समतल बिल्कुल हो गया। बहुत अच्छे से लगा। लोगों ने ये सर देखा तो मैंने 800 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से फिर चलाया। तो सर जैसे ही वहां से प्रचलन हुआ तो सर मुझे बहुत फायदा हुआ। 250 घंटा एक साथ में चला सर उसी सीजन में। कितना कमाते हो? फिर सर मेरा पहले तो 40,000 वार्षिक आई थी सर। अभी मैंने 3.5 साल में मैंने 10.5 लाख रुपए कमाया सर। अरे वाह। उन्हीं हाँ उसी पैसे से मैंने सर मेरा पर्सनल लेन देन था वो मैंने करा सर। मेरी जमीन भी गिरवे रखी थी वो मैंने छुड़वाया सर। और सर इन्हीं पैसे से मैंने बैंक किस्त भी भर रहा हूँ सर। और सर मैंने पैसे बचा के मैंने अपने क्षेत्र में नए यंत्र भी खरीदे सर। रेज बेंड प्लांटर और उबड़ खाबड़ जमीन थी उसको जमीन लेवलर करने के सुपड़ी वगैरह ये भी खरीदा सर मैंने। तो पहले पुरानी पद्धति से खेती होती थी सर।
तो अब सर नई तकनीक से होने लगी, सड़ जाती थी, गल जाती थी, पर रेज बेंड प्लांटर हो क्या, ऊपरी ऐसे करके ऊपरी भाग में खेती होती थी, पानी आराम से निकासी हो जाती थी। तो सर पर बीघा के हिसाब से देखे तो सर 3.5 कुंटल पकता था सर, तो 5.5 कुंटल पका सर। ये चलिए, मैं जाबवा के सभी भाइयों बहनों को बधाई देता हूँ। मुझे ये देख करके खुशी हो रही है कि हमारी चंपा जी हो कड़कनाथ की फार्मिंग कर अपनी आय बढ़ाने में सक्षम हुई है। इससे आपके आसपास के गांवों के लोगों में भी मुर्गी पालन के लिए प्रेरित हुए होंगे। आज सरकार पशुधन, डेयरी, पोल्ट्री और मछली पालन को किसान की आमदनी बढ़ाने के स्रोत के रूप में देख रही है, इन्हें बढ़ावा दे रही है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में मुर्गी पालन के तहत अंडे के उत्पादन में भी 25% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। ये अच्छी बात है कि आज हमारा किसान अपनी मेहनत में आधुनिक मशीनों और उपकरणों को भी जोड़ रहा है और इसका लाभ अपने आसपास के गांवों में भी पहुंच रहा है। देखिए, मैं गुजरात में दाहोद जिले में बहुत आता था। जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी बहुत वहाँ काम करता था। तो जाबवा जिले में मेरा आना जाना बहुत सहज हुआ करता था। बस में आते थे और कभी कभी तो 2-2, 3 घंटे बस नहीं आती थी तो घंटों तक वहाँ बैठे रहते थे। और मैंने वहाँ के किसानों की दुर्दशा देखी हुई है। जाबवा के किसानों की हालत में उस समय देखता था। सारे आदिवासी जीवन ज़्यादातर रोड का काम करने के लिए गुजरात चले जाते थे, मजदूरी करके काम करते थे। आज मैं जब सुन रहा था, मेरे मन को इतनी प्रसन्नता हुई, क्योंकि जिस इलाके से मैं परिचित हूँ, जहाँ के लोगों से मैं परिचित हूँ, और उनके मुंह से जब ये सफलता की गाथाएं सुनता हूँ, इतना आनंद हो रहा है, इतना आनंद हो रहा है। मैं सचमुच आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। आइए हम महाराष्ट्र चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं दिलीप नाफड़े, जय सरदार शेतकरी उत्पादक कंपनी मलकापुर से आपका अभिवादन करता हूं। सर, पहले कुछ साल पहले हमें किसानों के लिए बहुत सारी समस्या थी और उचित दाम में उचित खाद नहीं मिलता था। दलालों से हम तंग आ चुके थे, बैंक का कर्जा भी नियमित नहीं मिलता था। ऐसी समस्या हमारी थी। उसी समस्या से लेके हमें मालूमात हुआ एसएफएससी से, किसान संगठन के बारे में। तो हमने एसएफएससी से मालूमात लेके एक किसानों का 1000 से ज़्यादा किसानों का एक संगठन किया और 1000 किसानों का एक किसान जय सरदार किसान उत्पादक कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया। उसके बाद में सर हमने वो किसानों से 1000 रुपये शेयर्स हमने जमा किए। 1000 रुपये शेयर्स उनके जमा करने के बाद हमारे 10 लाख रुपए जमा हुए। हमारे 10 लाख रुपए जमा होने के बाद एसएफएससी नई दिल्ली ने हमें 10 लाख रुपए इक्विटी गारंटी दिए। ऐसे हमारे पास 20 लाख रुपए हमारे किसान संगठन के पास हमारे खुद के जमा हुए। और वो होने के बाद हमने FWWB अहमदाबाद, फ्रेंड्स ऑफ वुमेन वर्ल्ड बैंकिंग अहमदाबाद से 35 लाख रुपए का लोन लिया और लोन लेके हमने हमारा कारोबार आगे बढ़ाया। वो कारोबार आगे बढ़ाते वक्त हमने शुरू में सॉइल टेस्टिंग से ज़्यादा काम करने का ख्याल लिया। सॉइल टेस्टिंग किया, उससे हमारे ख्याल में आया हमारे बहुत सारे किसान जो हमारे खेती में जो खाद की गरज नहीं है वो डालते थे, उसमें उनका खर्चा बढ़ता था। और सॉइल टेस्टिंग करने के बाद हमारे ख्याल में आया कि जिस खेती में पोटैश की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पोटैश डाल रहे हैं। 800 रुपये का एक बैग एक एकड़ में जा रहा, उसमें 800 रुपये की हमारी सॉइल टेस्टिंग से बचत हो गई है। और उन्हें मालूमात भी हो गई है कि ये खेती में हमें क्या लगाना है, कौन सा खाद देना है। ये बहुत बड़ा काम हमें वो सॉइल टेस्टिंग के इससे वहाँ हो गया है। दिलीप भाव, तुमची सगळी मंडळी टोळी ना, माझे नमस्कार. नमस्कार कमाल केला है तुम्ही सगळ्यांने. सर आइए किसी और से भी बात करें जरा. आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार. मी अनिता योगेश माळगे, बोरामणी सोलापूरहून बोलते. महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्प और आत्मा की तरफ से हमने पूरा यशस्विनी एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी डाले हैं और ये एफपीओ महाराष्ट्र में से फर्स्ट वुमन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है। और हमारे कंपनी में 585 महिला है सर।
और हमारे यहाँ हमारा शेयर भाग भांडवल 4,72,000 था और एमएससीपी के तरफ से हमको 13.5 लाख का अनुदान मिला। इस वजह से हमारे यहाँ मेजर क्रॉप तूर है सर, और वो तूर पर अभ्यास करके हमने क्लीनिंग ग्रेडिंग मशीन और दाल मिल का प्रोजेक्ट बनाया और इस प्रोजेक्ट के वजह से हमारे महिलाओं को काम मिला और शेतकरी को जो उत्पन्न है वो डबल हो गया सर। और तूर जो दाल है सर, हम दाल बनकर फार्मर टू कंज्यूमर डायरेक्ट बेचते हैं सर और कंपनी के ब्रांड से बेचते हैं। काय नाव काय तुमचे? अनिता योगेश माळगे। वाह। दाल बेचते हैं और हमने केवी के सोलापुर की तरफ से सर हमको टेक्निकल सपोर्ट मिला और बीडीएन 711 जो वैरायटी है सर तूर का, इस तूर की वजह से किसान लोगों का जो शुरू में 4 क्विंटल पर एकड़ 4 क्विंटल जो मिलता था, अभी बीडीएन 711 और केवीके के टेक्निकल सपोर्ट की वजह से 8 से 10 क्विंटल बढ़ा है सर उत्पन्न। इसलिए फार्मर को किसी जमाने में हमारा सोलापुर हमारे बुनकरों की जो हस्तकला कारीगरी है उसके कारण प्रसिद्ध हुआ करता था, और आज आप लोगों ने एक कोऑपरेटिव मूवमेंट को किसान के साथ जोड़ करके ये नए नए आयाम को छुआ है। देश भर के किसान, सोलापुर के मेरे किसान भाइयों बहनों को सुन रहे हैं। यह बहुत खुशी की बात है कि अब किसान उत्पादक समूह एफपीओ फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाकर संगठित रूप में कार्य कर रहे हैं, जिससे कृषि से जुड़े सामान इनको कम कीमत पर मिलते हैं एवं संगठित रूप से कार्य करने पर इनको उपज के मार्केटिंग में भी मदद मिलती है। गत 4 वर्षों में 500 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों का गठन हुआ है। वर्ष 2018 में बजट में केंद्र सरकार ने किसान उत्पादक कंपनी को कोऑपरेटिव की तरह इनकम टैक्स में, आयकर में छूट प्रदान की है, ताकि किसान भाई संगठित होकर के अपनी कमाई में बढ़ोतरी कर सके। तो मैं सोलापुर के ये कोऑपरेटिव मूवमेंट को, फेडरेशन के लिए सचमुच में बधाई देता हूं, और देश के किसान भी सोलापुर के किसान से कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आइए हम कर्नाटक चलते हैं, कर्नाटक कृषि विकास केंद्र में। आइए ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮಸ್ಕಾರ, ಜಯರಾಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಕುದ್ರಬಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗು, ಮಾವು, ಅಡಿಕೆ, ತರಕಾರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ 2016ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳು ಬೇಕಾದ ಏನು, ये आपके टेबल पे इतने बढ़िया बढ़िया फल दिख रहे हैं, ये आपके परिश्रम के ये दर्शन करा रहे हैं। कितनी बड़ी बड़ी साइज के फल आपने बनाए हैं। आप जरा ट्रांसलेशन कीजिए, क्या बता रहे थे जयराम जी? सर प्रणाम से सर, नमस्कार सर, मैं इनका हिंदी में अनुवाद करूंगा। जयराम जी बेटहली गांव से हैं, रामनगर जिला में है सर। इनका 6 एकड़ सिंचित भूमि है। बागवानी खेती करते थे सर, सब्जियां और फलों की। उर्वरक ज़्यादा यूज़ करते थे सर, इसी की वजह से लागत ज़्यादा था, आय कम था। इन्होंने 2016 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का जानकारी मिला सर। जब मिट्टी का परीक्षा करवाया तब पता लगा कि इनका ज़मीन के मिट्टी में पोषक तत्व का कमी है, ये पता लगा सर। आगे जयराम जी बताएंगे सर क्या किया उन्होंने। हाँ, ಮಣ್ಣು ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶು, ಜಿಂಕ್, ಬೋರಾನ್ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ KVK ಅವರ ಒಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಬೆಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆದಾಯನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सही मात्रा में उर्वरक इस्तेमाल करने के बाद इनका उपज बढ़ गया है सर, खर्चा में कमी आया है, इसलिए इनका मुनाफा ज़्यादा हो गया है सर। इनका कहना है कि पहले 4 लाख खर्चा करते थे, आय मिलता था 5 लाख, अभी इसी 4 लाख में 7 लाख मिल रहा है सर। वाह, आइए सर ये कौन बताएंगे? हाँ, ಕಮಲಮ್ಮ जी। ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕಮಲಮ್ಮ ಅಂತ, ಮಯಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ, ರಾಮನಗರ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಮಹಿಳೆ. ಕಮಲಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ.
ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದೀರಿಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. बताइए. ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ 10 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನನಗೆ ಫಸ್ಟು ಮಣ್ಣನ್ನ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ KVK ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡು ನಮಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನೇನು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ವೀರ್ಯ DAP ಜಾಸ್ತಿ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಜಿಂಕು, ಬೋರನ್ನು, ಜಿಪ್ಸಮು, ಆಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳ ಘಟಕಗಳು ನಾನೇ ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನೇ ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सर कमलम्मा जी ये कह रहे हैं कि इनके पास 10 एकड़ का सिंचित भूमि है सर, बहुत सारे फसलें करते थे लेकिन आय कम था सर. यही कारण था कि मिट्टी का परीक्षण नहीं करवाता, रासायनिक उर्वरक ज़्यादा यूज़ करते थे सर, DAP वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे. जब उनको सॉइल हेल्थ कार्ड का योजना के बारे में पता चला, सॉइल टेस्टिंग करवाया इन्होंने KVK और डिपार्टमेंट में, तब इनको पता चला सर इनका जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्व का कमी है सर. बोरान, जस्ता और मैंगनीज जैसे उर्वरक यूज़ किया और उनका पास अभी वर्मी कंपोस्टिंग है सर, सारे जैविक खाद का भी वो कर रही है सर. इसी की वजह से इनका उपज ज़्यादा हो गया, आय में बहुत वृद्धि आ गया सर. इनका पास अभी कह रहे हैं कि 10 लाख तक आय आ रहा है साल में. वाह. और भी कोई बात करना चाहते हैं? ज्ञानमूर्ति. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನಮೂರ್ತಿ ಜಿ. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ 3.5 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ನಾನು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ 2016ಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಭೀಮಾ ಫಸಲ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರು. ನಮಗೆ 2000 ಅವಾಗ ಮಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು. 2017ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ದುಡ್ಡು 20,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಬಂತು. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ सर ज्ञानमूर्ति एक छोटा किसान है सर, इनके पास 3.5 एकड़ का जमीन है, सूखे जमीन है सर. ये एक सर 2016 में जब इन्होंने खेती करने शुरू किए थे तब डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का परिचय करवाया, इनका रजिस्ट्रेशन करवाया सर. 600 रुपये इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा. दुर्भाग्यवशात उस साल में बारिश की कमी की वजह से फसल का नष्ट हो गया सर. 2017 में इनको 20,500 रुपये इंश्योरेंस का पैसा मिल गया सर. इसी पैसे से इन्होंने बेटा का एजुकेशन के भी करवाया सर, कॉलेज में ज्वाइन किया. कितना पैसा मिला? 20,500 मिला. 30,000 रुपया. हाँ सर. और सर 2017 में अच्छा बारिश हुआ, अच्छे फसल भी मिला है सर, वो संतुष्ट है सर. आपके साथ और भी कोई लोग बैठे हैं? हाँ सर, जयशंकर जी है. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಮಾತಾಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ಜಯಶಂಕರ್ ಅಂತ, ನಾಗಶೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ, ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕು. ನಾನು 2.25 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ, ಮಾವು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮಾಹಿತಿಯಿಂದ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆಯೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 600 ಚಿಲ್ಲರೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದೆ. 2017ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಯಿತು. ಹಾನಿ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿತ್ತು, ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಗಾಲಾಯಿತು. 2017ರಲ್ಲಿ ನನಗೆ 20,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಅದು ಮೊತ್ತ ಬಂತು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬಂತು. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ನಾನು ಗೋಬರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಕೂಲ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಟ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಂತೆ ನನಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆದಂತೆ ಮತ್ತೆ ರೈತರುಗಳಿಗೂ ಆ ಥರ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿಂದ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. सर जयशंकर जी कह रहे हैं कि ये भी बहुत छोटे किसान है सर, 3 एकड़ से कम जमीन है, ड्राईलैंड से है सर, उसी गांव से है सर, नागशेट्टीहಳ್ಳಿ गांव से. इन्होंने भी क्रॉप इंश्योरेंस का लिया था सर 2016 में. उसी की वजह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का
रजिस्ट्रेशन करवाया था सर। 2017 में इनको 20,320 रुपए मिला सर परिहार के रूप में। जमा कितना किया था? 600 रुपए सर। 600 रुपया जमा किया और 20,000 रुपये मिला। हाँ सर। और सर इसी पैसा से इन्होंने 3 अच्छे काम किया सर। एक तो है सर गोबर गैस का कनेक्शन लिया है सर। दूसरा है सर छोटा सा स्प्रिंकलर इरिगेशन करवाया है सर। इसी के थ्रू चारा और मकाई कल्टीवेट कर रहे हैं और गाय का भी खरीदा है सर। और तीसरा है सर बेटा का एजुकेशन के लिए भी पैसा खर्चा किया है सर। ये कह रहा है कि 217 में इसी पैसे से इनका लाइवलीहुड स्टेटस अच्छा हुआ और संतुष्ट है सर। देखिए, कृषि क्षेत्र में इंश्योरेंस की हालत पहले कितनी बदतर थी, ये सारे देश का पता है, सब किसानों को पता है और किसान का विश्वास भी उठ गया था। किसान को कुछ नहीं मिलता था। फसल उगने से लेकर तैयारी तक का पूरा कालखंड मौसम से जुड़ी चिंता में बीत जाता है। मौसम की मार से हमारा किसान चिंता मुक्त हो, उसका विश्वास बना रहे, इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत न सिर्फ प्रीमियम कम किया बल्कि इंश्योरेंस का दायरा भी बढ़ा दिया गया। इस योजना के बाद अब प्रति किसान मिलने वाली क्लेम राशि डबल से 2 गुना से भी अधिक हो गई है। खरीफ सीजन की तुलना करें तो पिछली सरकार के 4 साल में कवरेज से हमारी सरकार के 4 साल में जो कुल कवरेज है उसमें करीब करीब 60-65% वृद्धि हुई है। अभी हमने देखा था कि जयराम अय्यर जी कह रहे थे या कमलम्मा जी कह रही थी कि सॉइल हेल्थ कार्ड का कितना उन्होंने बखूबी उपयोग किया और जो उन्हें कितना लाभ हुआ। कृषि के लिए जमीन की रक्षा हो, जमीन समृद्ध रहे, हमारी जमीन, हमारी धरती माता बीमार नहीं होनी चाहिए, वो तंदुरुस्त होनी चाहिए। इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया गया। आज देश में करीब करीब 12.5 करोड़ से ज्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड बांटे जा चुके हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड से मिल रही जानकारी के आधार पर जो किसान खेती कर रहे हैं उनकी पैदावार भी बढ़ रही है और खाद पर भी, दवाइयों पर भी खर्च कम हो रहा है। आइए हम जरा नॉर्थ ईस्ट चलते हैं, देश के पूर्वी क्षेत्र में हम सिक्किम चलते हैं। आप सबको मालूम होगा सिक्किम हमारे देश का पहला ऑर्गेनिक स्टेट बना है। पूरा राज्य केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करता है, पूरा राज्य, और सिक्किम ने दुनिया में अपना नाम कमाया है। आइए सिक्किम में कुछ किसानों से बात करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम पेमकी लेप्चा है और मैं तिमपेम से हूँ और मेरे पास क्या शुभ नाम आपका? पेमकी लेप्चा और पेमकी लेप्चा है सर। और मेरे पास 0.3 हेक्टेयर जमीन है सर। उसमें मैं जैविक खेती करता हूँ सर। पहले मेरे पास 50,000 ऐसा होता था साल में। अभी 2014 से मैं आईसार के साथ जुड़कर और वो लोग नई नई तकनीक सिखा के, पहले हम लोग खेत में कुछ नहीं लगाते थे धान काटने के बाद। अभी हम लोग वहाँ पे 0 टेरेस में मटर, गोभी ऐसा लगाते थे और इसके बाद मेरा इनकम डबल हो गया सर। ईयरली 2 लाख है सर। और मेरा ये टेक्निक देखकर मेरे ग्रुप का दूसरा लोग भी वो काम कर रहा है और आसपास का दूसरा लोग भी ये एडप्ट कर रहा है 0 टेरेस में। और सर मुझे महिंद्रा से एग्री अवार्ड भी मिला था सर 2017 में। हाँ, बहुत बढ़िया काम किया आपने। आपकी आय भी बढ़ गई। आपके साथ और भी बहुत लोग बड़े उत्साह में दिखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं ऐसा लग रहा है, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते। मेरा नाम नीमसिरिंग लेप्चा है। मैं लॉर्ड नांडोक पूर्व सिक्किम से हूँ। मेरे पास 6 एकड़ ज़मीन है और मैं उसमें जैविक अदरक का खेती करता हूँ। और लास्ट ईयर मैंने 6 क्विंटल अदरक अपने बाड़ी में खेती किया था। आपके यहाँ अदरक तो बहुत फेमस है, आपका अदरक तो।
सर ये अदरक लाया भी है। लाया है, दिखता है। हाँ सर। और इसमें से जरा हाथ में harvest लेकर करने के बाद- दिखाइए, सारे देश के किसान देखें कैसा अदरक होता है आपका। सर अदरक ये है सर। हाँ। ये अदरक है सिक्किम का मेजर क्रॉप, जो जैविक खेती में 1 नंबर में आते हैं सर। हाँ। और लास्ट ईयर मैंने इसको 6 क्विंटल अदरक लगाया था, तो इसको बहुत बढ़िया तरीका से आमदन हुआ। इसको 40 क्विंटल हुआ हार्वेस्ट करने के टाइम। 140 तो पहले क्विंटल? 40 क्विंटल हुआ सर। हाँ। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन जब से ये 2014 से मैं ICRKV के नौफरी तादुंग से जुड़ा हूँ, तब से उन्होंने मुझे नया तकनीकी दी और नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं ये सब करने में सक्षम हुआ। मैं ICRKV के नौफरी को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री आपको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि हम जैसा गरीब एक फार्मर्स को भी इस मुकाम तक लाने में आप सभी लोगों का योगदान बहुत अहम है। और इसके अलावा देखिए ऐसा नहीं है, कोई किसान को आगे नहीं लाता है। सचमुच में किसान देश को आगे लाता है। पूरा देश जो आगे बढ़ा है वो आप लोगों के कारण बढ़ा है, किसानों के कारण बढ़ा है, आपकी मेहनत के कारण बढ़ा है। और आपने तो ये कमाल करके दिया है, आधुनिक ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और आपने एक बहुत बड़ा देश का नाम भी रोशन किया है। और सरकार परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग को पूरे देश में प्रोत्साहित करने में जुटी है। विशेष रूप से हमारे जो हिमालयन स्टेट हैं, उत्तर पूर्व को ऑर्गेनिक खेती के हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। आज देश में 22 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, जो 2013-14 में सिर्फ 7 लाख हेक्टेयर थी। और मैं मानता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। आइए हम पश्चिम बंगाल चलते हैं, वहां पर भी हमारे किसान भाइयों बहनों से बात करेंगे। नमस्ते। नमस्ते जी। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। मैं विकास गिरी हूँ। क्या शुभ नाम? विकास गिरी। नमस्कार बाबू। नमस्कार। आपने क्यों मौन आছেন? ভালো আছি। আপনি ভালো কেমন আছেন আছেন স্যার? मैं एक फिश फार्मर हूँ। मैं प्रोग्रेसिव फिश फार्मर हूँ। पहले तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था। ये असली मछली रखी है कि? हाँ सर, आपको दिखाने के लिए सर। अच्छा। झींगा। हाँ, अपने झींगा खेत भी से। लाए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो बंगाली लोगों के तो मुंह में पानी छूट गया होगा। सर मैं एक मछली पालक हूँ। तो मैं ग्रेजुएशन पास करने के बाद नौकरी ढूंढ रहा था। उस टाइम पे नौकरी नहीं मिला, बहुत कोशिश किया। उसके बाद थोड़ा छोटा करके झींगा पालन और मछली पालन लेके उत्साह आए मुझ पे। फिर मैं निम्पिट केवीके के साथ संपर्क में आया। वहां पे 7 दिन का करीबन ट्रेनिंग लिया। वहां से मैं मछली पालन और मछली का हैचरी मतलब मछली का बीज तैयार करने के लिए जो प्रयुक्त मतलब टेक्नोलॉजी है वो मैं सीखा। उसके बाद मैं मछली पालन और मछली का हैचरी लगाया अपना खुद। फिर वहां से अभी हम लोग देसी वाला जो मांगूर है उसका बीज तैयार कर रहे हैं। मैं लाया हूँ मेरे हैचरी से दिखाने के लिए सर आपको। ये सब मांगूर का सीड हम लोग का हैचरी में तैयार किया हुआ है। और सर कवई, देसी वाला जो कवई है उसका भी हम बीज तैयार कर रहे हैं। तैयार करने के बाद सर इसको ऐसे ऑक्सीजन पैकिंग करके फ्लाइट के माध्यम से सारा देश भर, केरला से लेकर सर हिमाचल से लेकर सिक्किम तक, जहाँ पे हम लोग का कस्टमर है वहां से बाई फ्लाइट चला जाता है मछली का जो बच्चा है। हम लोग ऑक्सीजन फील करते कैसे हैं? इसमें ऑक्सीजन सर ये पॉलीथीन पैकेट के अंदर में मछली और पानी देके उसके बाद ऑक्सीजन इसमें डालते हैं। जो मतलब जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल के लिए यूज होता है वो ऑक्सीजन डाल के उसको पैकिंग करके फ्लाइट में हम लोग जितना भी एयरपोर्ट है हम लोग का कस्टमर है वहां पे भेजते हैं। तो वहां से फार्मर लोग सब मछली लेके जाके उसके मछली पालन करते हैं सर। हम लोग को देखिए अब तो एयरपोर्ट की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, हवाई जहाज की संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका भी देश में मछली नई जगह पर पहुंचना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम लोग अभी आत्मा जब हम हैचरी बनाए उस टाइम पे करीबन 2 लाख रुपया आत्मा से मिला।
हैचरी बनाने के समय पर। अभी सर मतलब सभी का भगवान का कृपा से मेरा आय जो है करीबन 8 लाख रुपया हो गया है। हम लोग का टर्नओवर जो है करीबन 20 लाख रुपया हम लोग का टर्नओवर है। तो और भी नया नया जो इनिशिएटिव है, नया नया मछली यहाँ पे आ रहा है, उसका भी हैचरी बनाने का मतलब अच्छी क्वालिटी का सीड देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीज ही सबसे अच्छा जो है जो फार्मर को अच्छी मुकाम तक पहुंचा सकता है। और कितने लोगों को रोजगार दिया होगा आपने? मेरे फार्म में सर अभी करीबन 15 लोग एम्प्लॉयड है डायरेक्टली, और करीबन मुझसे मछली लेके सेल। 3 साल पहले आप खुद नौकरी ढूंढते थे और आज आप 15 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। जी सर। वाह, बहुत बधाई हो आपको। आइए, और भी कोई होंगे आपके यहाँ? इतने बड़े उत्साही लोग बैठे हैं, सारे नौजवान हैं। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि सारे नौजवान इस काम में जुड़े हैं। बताइए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। नमस्कार बाबू, আপনি কেমন আছেন? আমি ভালো আছি। ভালো আছেন? আপনি ভালো আছেন তো? ভালো আছি। मैं अनूप छाटुई पश्चिम बंगाल का सुंदरबन से हूँ, और मेरा जो ज़मीन था पहले, वो ज़मीन में इतना नीचा ज़मीन था कि मैं ठीक से चाष नहीं कर पाता था। इसलिए मुझे तब मैं थोड़ा सोचने लगा कि मैं कलकत्ता चला जाऊं कि यहाँ पर ठीक से काम नहीं बन पा रहा है। इसलिए तब मुझे निम्नपीठ कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा मुझे लैंड शेविंग का एक फार्मूला मिला। वहाँ पर मैं ट्रेनिंग लिया। ट्रेनिंग के बाद मैं उस मॉडल को अपना ज़मीन पे लगाया। लगाने के बाद मुझे लगा कि लैंड शेविंग जो है, जो एक जगह पर एक तालाब खोद के उसका मिट्टी को लेकर जो नीचा वाला ज़मीन था उसको मैंने उस नीचा ज़मीन को ऊंचा किया। ऊंचा करके जो एक फसली ज़मीन था वहाँ पर अभी 3-4 फसल हो जाता है। तो पहले में जब मेरा 30 से 35 हज़ार जो साल में इनकम था, अभी वो 3 लाख से ज़्यादा हो गया इनकम। और मेरे साथ साथ मेरे जो और भी किसान थे, मैं तो काम करता हूँ, मेरा परिवार भी काम करता है, मगर सर उसी ज़मीन में और भी गांव का मेरा किसान भाई 5-6 लोग और काम करते हैं। और इस मॉडल को करीबन 1000 से ज़्यादा लोग अपनाया है और वो इसका लाभ उठा रहा है। वाह, बहुत बड़ा काम किया है आपने भाई। हाँ सर। देखिए, नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, समुद्री मछली पालन के विकास एवं मछुआरों के कल्याण की एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत आर्थिक समृद्धि के लिए एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से प्रयास किया जा रहा है। इसमें मछली उत्पादन को बढ़ावा देना, मछली पालन का मॉडर्नाइजेशन करना, भोजन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करना और मछुआरों और जलीय कृषि किसानों को सशक्त बनाने पर बल दिया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान मछली उत्पादन में 20% से अधिक वृद्धि हुई है। हमने नीली क्रांति योजना के तहत डीप सी फिशिंग के लिए योजना लागू की है, जिसके अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को केंद्र सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाली नौकाओं की लागत मूल्य का 50% या रुपया 40 लाख तक वित्तीय सहायता भी दी जाती है। किसान की आय 2 गुना करने के लिए खेती के अतिरिक्त इससे जुड़े जो दूसरे व्यवसाय हैं, पशुपालन हो, पोल्ट्री फार्म हो, मछली पालन हो, सरकार उन पर भी विशेष ध्यान दे रही है। इस वर्ष सरकार ने बजट में पशुपालन और मछली पालन के लिए बहुत बड़ा फंड बनाया है। इसके लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पशुपालन, मछली पालन, पोल्ट्री फार्म, ये सब तो प्रचलित है, लेकिन मधुमक्खी पालन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मधुमक्खी पालन भी किसानों के लिए एक तरह की आय का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकता है। खेती और बागवानी में मधुमक्खियां भी किसान के साथ साथ काम करती हैं, किसान को मदद करती हैं।
मधुमक्खी पालन ना सिर्फ किसान की उपज बढ़ाने में मदद करती है, बल्कि शहद के रूप में अतिरिक्त कमाई का साधन भी बनाता है। आज सरकार मधुमक्खी पालन को ना सिर्फ बढ़ावा दे रही है, बल्कि इसके लिए पहले से कहीं अधिक पैसे का प्रावधान भी किया है। यूपीए के आखिरी 4 वर्षों में 850 करोड़ के बजट की तुलना में बीते 4 वर्षों में लगभग 3000 करोड़ रुपए मधुमक्खी पालन के लिए दिए गए, यानी लगभग 250% की बढ़ोतरी। परिणाम यह हुआ है कि यूपीए के पिछली सरकार के 4 वर्ष में जितना शहद पैदा होता था उसमें लगभग 30% बढ़ोतरी हुई है। और मैं खास करके मछली पालन से और समुद्री तट से जुड़े भाइयों से कहना चाहूंगा कि ऑर्नामेंटल फिश दुनिया में बहुत बड़ा व्यापार हो रहा है, बहुत बड़ा मार्केट है। ऑर्नामेंटल फिश की दिशा में भी आप लोगों ने सोचना चाहिए। दूसरा, समुद्री तट पर जब हम बारिश के दिनों में काम नहीं कर पाते हैं तो सीवीड की खेती, सीवीड भी बहुत ताकतवर है, उसका बहुत सारा उपयोग हो सकता है। वो सब्जी के रूप से लेकर के खेत में फर्टिलाइजर के रूप में अनेक रूप से काम आ सकता है, दवाइयों के लिए बहुत बड़ा काम आ सकता है। तो उन चीजों की दिशा में भी आप ध्यान देंगे तो बहुत लाभ होगा। आइए हम एकदम पूर्वी हिंदुस्तान से अब पश्चिमी छोर पे चलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पश्चिम बंगाल को लेकर के अब राजस्थान की ओर चलते हैं। आइए हम जोधपुर चलते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते जी। राम राम जी। राम राम। मैं विमला सिहाग जोधपुर से। मैं एक प्रगतिशील महिला किसान हूं और मैंने करीब 15 साल पहले कुछ बेर के पौधे लगाए थे जो काजरी की किस्म के ग्राफ्टिंग किए हुए थे। उसके बाद में मैं समय समय पर काजरी में और केवीके में संपर्क में रहती थी और कुछ प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद मैंने ग्राफ्टिंग कैसे करते हैं ये भी सीखा था। ये सीखने के बाद मैंने अपने खेत के अंदर जो देसी पौधे थे उसके ऊपर खुद ने ग्राफ्टिंग करना शुरू किया और कुछ गुंदे के पौधे लगाए। फिर जो कुछ जंगली पौधे थे जो राईगुंदी कहलाती है हमारे यहाँ, उसके ऊपर मैंने गुंदे की ग्राफ्टिंग की और उससे मुझे एक नई चीज़ पता चली कि जो गुंदे का पेड़ साल में एक बार पैदावार कर देता है वो साल में 2 बार मुझे उपज देने लगा, जिससे मेरी आय में बढ़ोतरी हुई। और मैं खुश हुई कि इससे किसानों को भी अगर ये पौधे लगाते हैं तो उनको भी उनकी आय में दुगना फ़ायदा मिलेगा। और मेरे पास काफ़ी किसान आते हैं, किसान बहनें भी आती हैं और केवीके के संपर्क में रहती हूँ और किसानों को मैं बडिंग करना भी सिखाती हूँ। दूसरा, केवीके से जो मैंने प्रशिक्षण लिया उसके अंदर वैल्यू एडिशन का जो काम है वो करती हूँ। उसके अंदर भी मैंने अलग अलग चीज़ें सीखी है कि किस चीज़ को किस तरह से काम में लेना है। और उसके लिए मैंने जो जोधपुर के आसपास के 8-10 गांव में वहाँ की महिलाओं को मैं समय समय पर ग्रुप के साथ लेके आती हूँ, उनको भी ये चीज़ें सिखाती हूँ ताकि उनके भी जो खेती करती है महिलाएं, उनके खेत में जो फसलें होती है उसको कैसे, उसका मूल्य संवर्धन कैसे किया जाए। और फिर मुझे एक सोलर ड्रायर भी मिला काजरी से, जिसके अंदर मैं अपने खेत में जो होने वाली फसल है जैसे बेर है, गूंदा है, आंवला है या खेजड़ी की सांगरी है, इन सबको सोलर ड्रायर में सुखा के उसको भी मैं जब पैकिंग करके बेचती हूँ तो मुझे उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, जिससे कि मेरी आय में बढ़ोतरी हुई है। जब मैं पहले खेती करती थी उस समय मेरी सालाना आय करीब 1.5 लाख के करीब थी और आज जब मैं करती हूँ और जैविक भी करती हूँ साथ में, इससे मेरी आय करीब 3-3.5 लाख हो गई है। तो आप और लोग भी आपके यहाँ लगातार सीखने के लिए आते हैं? हाँ सर, सीखने भी आते हैं, मैं खुद जाके भी उनको सिखाती हूँ। चलिए, आपने बहुत बढ़िया काम किया है और आपने परंपरागत कृषि के साथ विज्ञान को जोड़ा है, आधुनिक चीज़ों को जोड़ा है और खुद ने प्रयोग करके हिम्मत की है। और सोलर ड्रायर तक की आपकी प्रगति हो रही है, पैकेजिंग का काम कर रही है। तो आप अपने आप में किसानी से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर के रूप में बहुत बड़ा काम कर लिए है। आइए, और भी कुछ लोग वहाँ बैठे होंगे, उनको भी सुनेंगे। सर सादर प्रणाम।
जय माता जी की। जय माता जी। मेरा नाम गोवर्धन सिंह रावणा राजपूत, ग्राम चेलावाद, जिला पाली का निवासी हूँ। हाँ बताइए। सर पहले मैं परंपरागत खेतीबाड़ी करता था, उसमें मतलब बहुत कम आय होती थी, तो मेरे को लगता था पाली कि हमारे खेतीबाड़ी पड़ोसी मतलब- होंगे भाई। हाँ सर बिल्कुल सर। हाँ। पहले सर आय बहुत कम होती थी, तो मेरे को लगता था ये खेतीबाड़ी में मतलब इतना मुनाफा नहीं है, तो उसमें मतलब समय की बर्बादी ज़्यादा होती थी। मैं भी घर वालों को कहता था कि ये मेरी पढ़ाई के साथ में मैं खेती को देख लिया करूँगा, इसमें इंटरेस्टेड रखूँगा, आप थोड़ा चेंजेस करो। तो उनको थोड़ा पहले लगा कि ये पागलपन कर रहा है, उनको थोड़ा मतलब अलग सा लग रहा था। फिर मैंने ये परंपरागत खेती छोड़ के बागवानी की तरफ अपना रुझान किया, तो उसके लिए मेरे को ज़रूरत थी अच्छी कहीं से जानकारी मिल जाए। तो मेरा एक करीबी साथी है अर्जुन वैष्णव, उसने मेरे को बताया कि आप अब तो आपको कृषि पानी विज्ञान मिल केंद्र गया है पाली ना? चले जाओ। हाँ सर। अब तो पानी मिला है ना आपको? नहीं सर। पानी मिल गया ना पाली में, पीने वाला। सर हमारा इलाका मारवाड़ जंक्शन साइड में पड़ता है, पहाड़ों के नज़दीक में। तो सर फिर कृषि विज्ञान केंद्र से मैंने 200 घंटे का ये कौशल विकास केंद्र से मैंने बहुत सारा सीखने को मिला, जिसमें मेरे को ये अनार के बारे में बहुत बढ़िया सीखने को मिला, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र पाली द्वारा अनार के साथ में सागवान की खेती का मुझे एक अच्छा दिया गया कि आप ये खेती करो। तो मैं सागवान के 4000 पड़ोस पौधे लगाए। में अपने पड़ोस गुजरात में थराद में जाके देखा कि अनार का कैसी खेती होती है? जी सर बिल्कुल, थराड और ये मैंने कच्छ भुज का भी एरिया मैंने पूरा देखा है घूम के। क्योंकि तो सर आपकी मैंने जमीन- अनार के आपकी जमीन का स्वभाव ऐसा ही है, और वहाँ पर सर उन्होंने बहुत अनार में ज़्यादा बड़ी कमजोर रिवॉल्यूशन ना- कर दिया है। हाँ सर ज़मीन हमारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हाँ। उसमें हमारे पानी भी लगभग इधर 90% पानी खारा है, और ज़मीन में इतनी उर्वरकता शक्ति नहीं है। तो फिर मैंने तो पहले ये सोच रखा था कि मैं केमिकल फर्टिलाइजर तो कभी एक दाना भी यूज़ नहीं करूँगा, तो मैं 4 साल से ये ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ पूरा। देखिए राजस्थान जो हमेशा सूखे की चर्चा होती थी, राजस्थान जहाँ हमेशा इस कठिनाइयाँ, रेगिस्तान यानी धूल की डमरी, यही हम लोगों की ज़िंदगी, और उसमें से आज आप कृषि क्षेत्र में आधुनिकता ला करके, विज्ञान का उपयोग करके, जैसे इजराइल के लोगों ने कमाल किया है, वैसा कमाल आज खास करके गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती किसान कर रहे हैं, रेगिस्तान से सटे हुए किसान कर रहे हैं। अपने आप में बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। देश के और किसानों को भी कम पानी के बाद भी, दुर्बल जमीन के बाद भी बुद्धिपूर्वक विज्ञान का उपयोग करते हुए पसीना बहा करके सचमुच में कैसे पैदावार की जा सकती है, ये आपने दिखाया है। आइए हम फिर से एक बार चलते हैं पूरब की तरफ, जय जगन्नाथ की धरती पर चलते हैं, उड़ीसा। सर जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। सर आपन को प्रणाम। आपण केमिति आछंती? अच्छा है सर। हाँ बताइए। सर मेरा नाम वेणुधर प्रधान है, जीपी दुर्गापुर, डिस्ट्रिक्ट अनुगुल। सर मैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग है हाँ बोलिए। मोर सर इंटीग्रेटेड फार्मिंग रे सर बापांकर 5 एकर जमी थिला, सेतिरे बापा पुराना पद्धति रे धान चाष, परिवा चाष एवं बादाम, बिरी मुग करुले। हाँ कोई हिंदी कर दे जरा। मेरे पहले 4-5 साल पहले मेरे पापा 4 एकड़ 5 एकड़ जमीन में सिर्फ धान और मूंगफली का खेती करते थे, और बाकी जो जमीन था 2 एकड़ में करते थे, और बाकी 3 एकड़ मेरा खाली आता था। सर मु सेतिरे कृषि विज्ञान उन्नत प्रणाली धान चाष करिया पाई कृषि विज्ञान केंद्र को आस्तिले। मैं कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण मिला मुझे। सेठी मु सर किछि उन्नत प्रणाली चाष करिया पाई गोटे जगह रे माछ चाष, परिवा चाष, धान चाष, गोपालन, रंगीन माछ चाष, आजला चाष, कुकुड़ा चाष, बतक चाष, घास चाष करुछि। मेरा जो जमीन खाली पड़ता था वो कृषि विज्ञान केंद्र के संस्पर्श के आने के बाद मैंने सोचा कि खाली पड़ने के बाद उसको मैं कैसे उपयोग करूं। तो फिर जो जमीन मेरा खाली था उसमें मैंने बाकी जो मूंगफली का चाष है और उड़द दाल, वहाँ पे एजोला कल्टीवेशन,
ये किया। और मेरे पास एक तालाब भी था, तालाब में मैं मछली उत्पादन वैज्ञानिक पद्धति से मछली उत्पादन करना शुरू किया। और उसके साथ अभी रंगीन मछली उत्पादन जो कि ऑर्नामेंटल फिश रियरिंग उसको किया, और उसका बाजार भी मैंने एक फिश एक्वा शॉप से रिलेट किया है। जो सर रंगीन माछ को मु आनी आम डिस्ट्रिक्ट रो हेडक्वार्टर एक्वा शॉप को बिक्री करूची। आ सर जो धान चाष करुची जैविक पद्धति रे धान चाष करुची से सर आमर जो गोरुमूत्र को व्यवहार करी धान को केमिकल रे विशोधन न करी गोरुमूत्र रे विशोधन करी चारा एवं मंजी को लगाउची। मैं जो खेती करता हूँ उसमें रासायनिक सार का व्यवहार बहुत कम करता हूँ, और ज़्यादातर मेरा जो गोपालन भी है, गाय से जो गोमूत्र निकलता है उसका व्यवहार करके मैं बीज का, धान का बीज का, विशेष करके सब्जियों का बीज का उसका विशोधन करता हूं, और मुझे लाभ होता है। और लागत में मेरा जो खर्चा है उसकी कमी भी होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा होती है। अभी कितना कमाते हैं? अभी सर बापा जो जिते चाष करते सर 40 ରୁ 50 हजार कमाता है। मैं सर जो चाष कर 4 ରୁ 5 लाख कमाणी है। 5 लाख अभी आप बता दीजिए आप, क्योंकि और लोगों को हिंदी समझने के लिए जरूरी है। देश भर के किसान सुन रहे हैं। पहले 2-3 खेती करते थे, 40-50 हजार रुपया मिलता था। अभी समन्वित कृषि करने के बाद मुझे 4-5 लाख का मुनाफा हो रहा है सालाना। वाह। और भी कोई किसान होंगे वहाँ, उनसे भी सुनेंगे कुछ। सर जो बतक रखी से सार बंधरे पहरिया द्वारा तार मूल से दबा द्वारा माछर ग्रोथ बढ़ुची। हाँ, और किसे सुनेंगे? नमस्कार। नमस्ते। बीणा पाणी राउत। आपना काम दाम केमिति चालीछि? भल चली। बीणा पाणी राउत अनुगुल जिला कुसासिंगा गाँव आसी अछि। मेरा नाम बीना पानी राउत है। मैं कुसासिंगा ग्राम अनुगुल जिला से हूँ। पारंपरिक हिसाब रे गाँ गहली रीतिनीति हिसाब से आम अनाबना अंध भाविक चाष करूँ, किंतु से कम आय होता। आमर केविके बा वैज्ञानिक एवं कृषि आम जिलार कृषि अधिकारी परामर्श नहीं विभिन्न प्रकार ट्रेनिंग एवं नुआ नुआ किसब उन्नत प्रकार चाष शिखापी आगे आसिलु। तेणु आम कृषि अधिकारी माने उन्नत धरणर चाष शिखाई अधिक लाभ पाइलु कम खर्च रे। सर बीना पानी जी का बोलना है कि उनके हस्बैंड का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था और वो हैंडीकैप्ड हो गए थे। तो उसने फिर उन्होंने फिर सोचा कि कैसे वो खेती करके आगे बढ़ेंगे और परिवार को भी एक साथ लेके चलेंगे। फिर अभी वो पारंपरिक पद्धति से करते थे, सारे खेती करते थे, लेकिन पारंपरिक पद्धति से करते थे और कम आय होता था। फिर केवीके के माध्यम से उन्होंने विभिन्न तकनीकी के बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया। कुछ क्षेत्र प्रदर्शन में उन्होंने भाग लिया। कुछ 200-300 घंटे के जो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होती है उनमें उन्होंने भी उसमें शामिल हुआ। फिर अभी वो सारी खेती वैज्ञानिक पद्धति से ही करते हैं। देखिए, आपके परिवार में इतनी बड़ी आफत आई, उसके बाद भी आपने हिम्मत न हारी और परंपरागत खेती से बाहर निकलने की भी हिम्मत दिखाई। और भी महिलाओं को आप प्रेरित करती हैं क्या? और भी महिलाएं आपसे सीखने आती हैं क्या? हाँ सर, महिला मान एकाठी कर गोटे कोऑपरेटिव मल्टीपर्पज महिला सोसाइटी भी गठन कर चाषी मान को तालीम अभाव मुझे निजे गाँ गहली जाए कि मुझे स्वावलंबी हवा सत्वे महिला मान को स्वावलंबी करने आगे आसी। सर इनका कहना है कि ये 151 महिलाओं को लेकर गांव के आसपास गांव के महिलाओं को लेकर एक मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसका नाम ज्योतिर्मयी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसका गठन किया और सामूहिक रूप से ये अभी इनपुट भी लेती हैं और बाजार में भी अपना प्रोड्यूस जो है सामूहिक रूप में बेचती हैं। ओडिशा के सभी किसानों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने आधुनिकता को स्वीकार किया है और प्रगति क्या होती है वो आपने हिंदुस्तान में दिखाया है। आइए हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री जी को
नमस्कार। नमस्ते। मैं ग्राम शहबाई नगर डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर का निवासी हूं। मैं लगभग पिछले 20 साल से खेती कर रहा हूं। क्या शुभ नाम आपका? राजविंदर सिंह। राजविंदर जी, बताइए भैया। मैं पिछले 20 साल से खेती कर रहा हूं। मेरे पास लगभग अपनी 15 एकड़ जमीन है और मैं लगभग कितनी जमीन है? 15 एकड़। 15 एकड़ जी, 15 एकड़ में लगभग लीज पे लेके करता हूं। तो मैं पिछले 3 साल से ये देख रहा था कि जो पानी का स्तर नीचे जा रहा है, तो परंपरागत खेती है इसको छोड़ के मेरी आय भी बढ़ जाए और जो मैं पानी जो वेस्टेज हो रहा है और उसका स्तर नीचे जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए। तो इस बीच में कृषि विज्ञान केंद्र गया और वहाँ मेरी कृषि विज्ञान केंद्र के डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने मुझको सजेशन किया खरबूजा और तरबूज की खेती, ड्रिप एरिगेशन विद मल्चिंग। तो मैंने उनसे ये सब पूछ के, एक ताइवान वैरायटी आती है बॉबी, जो ताइवान की वैरायटी है, काफ़ी मीठी होती है खरबूजे और तरबूज की, और वो उसकी खेती मैंने शुरू की। और मैंने जो ड्रिप है ये उद्यान विभाग से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत मैंने अपने खेतों में ड्रिप लगवाई और मैंने ये खरबूजे तरबूज की जो खेती की, और खेती करने के बाद में मैंने ब्रांडिंग की इसकी। जैसे कि अब सरकार की भी मंशा है और किसान की ज़रूरत है कि किसान की आय जो है वो दुगनी होनी चाहिए, बिल्कुल दुगनी होनी चाहिए। इसमें मैंने काम भी किया है और मैंने इसमें मेरा 20 साल का अनुभव भी है। अभी समय कम है, कभी फिर समय मिला तो आपसे मैं अपना अनुभव जरूर साझा करूंगा। कितनी कमाई होती है राजविंदर जी आपकी? जी, हमारी 15 से 20 लाख रुपए जी इनकम हो जा रही है। ये फूल गोभी वगैरह जो आपने रखी है, ये तो बहुत बड़ी बन सकती है जी। जी जी जी, बड़ी हो है जी, बड़ी है। वेजिटेबल में भी कर रहे हैं, वेजिटेबल में कर रहे हैं। गेहूं धान को छोड़ दिया है, वेजिटेबल में किया है। मगर सर इसमें समस्याएं भी हैं कि किसान की जो खेती है वो लागत तो हर साल उतनी ही रहती है, बढ़ती है, आय स्थिर नहीं रहती। क्योंकि इसलिए तो ये सारे जो हमारे प्रयास चल रहे हैं उसी के लिए चल रहे हैं। और आपसे मैं बात इसी के लिए कर रहा हूं। आपके साथ और भी कोई लोग होंगे जो कुछ कहना चाहते होंगे। जी जी, मैं फहीमुज्जमा खां, नमस्कार जी। मैं ग्राम उदारा ब्लॉक निगोई जनपद शाहजहांपुर से हूँ। क्या शुभ नाम बताया? फहीमुज्जमा खां। फहीमुज्जमा खान जी। जी, मैं गन्ने की खेती करता चला आ रहा था बराबर, लेकिन जब से मैंने देखा, मैं 2013 में गुजरात वाइब्रेंट में गया वहाँ पर, और जाने के बाद मैंने वहाँ पर देखा कि बहुत एडवर्स कंडीशन में वहाँ के किसान खेती कर रहे हैं। और आपका जो प्रोग्राम था वो मैंने पूरा देखा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। और सीखने के बाद यहाँ पर जब मैं आया तो उत्तर प्रदेश शुगर केन रिसर्च और आपका केवीके और आपका कृषि विज्ञान केंद्र वाला और आपका कृषि विभाग से बहुत सारी सलाह लेने के बाद मैंने ट्रेंच मेथड जो था उसमें गन्ना बोना शुरू किया और उसमें इंटरक्रॉपिंग करी। और मैंने इंटरक्रॉपिंग ज़्यादा मैंने ऑटम में करी। ऑटम मीन्स जो अक्टूबर में बोया जाता गन्ना है उसमें करी। उसमें बहुत सारी इंटरक्रॉपिंग करके मैंने देखी कि जिसमें कम लागत में अच्छी आती है। तो सबसे अच्छी जो दोनों पर असर डाले, हमारी पैदावार भी बढ़े और उसके बाद हमारे गन्ने में भी फायदा करे, तो वो थी आलू की फसल। आलू की फसल से गन्ने की पैदावार भी बढ़ी और हमारे आलू की भी पैदावार बहुत बढ़ी और सब्जियां भी मैंने उसमें लगाई। और जो सबसे कम लागत वाली चीज़ थी वो लाही की फसल थी। मैंने 10 से 12 कुंटल उसमें लाही पैदा करी। तो एक तरह से मुझको बिल्कुल अपनी जो लागत गन्ने की होती थी वो पूरी की पूरी मेरी निकल आती थी। गन्ना मेरा अच्छा भी होता था और उससे बहुत सारी बीमारियां और बहुत सी जानवरों की जो नुकसान होता था वो भी उससे बचा मेरा। देखिए खान साहब, आप अभ्यासु हैं, गुजरात तक गए, सारा देखा, अभ्यास किया और जो सीख करके लाए आपने लागू किया। मुझे विश्वास है खान साहब आप अपने अड़ोस पड़ोस के किसानों को भी सिखाते होंगे। लेकिन अभी भी हमारे बहुत सारे किसान हैं जिनको लगता है कि गन्ने की खेती फ्लड इरिगेशन के बिना हो ही नहीं सकती। उनको समझाना चाहिए माइक्रो इरिगेशन से गन्ने की खेती अच्छी होती है, पानी बचता है, उसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा होता है और वो ज़्यादा कमाई देता है। ये बात लोगों को समझाने में आपकी मदद मिलेगी और आपने बहुत अच्छा काम किया है। मैं आपको बधाई देता हूं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज जो लोग ये पूरा संवाद देख रहे हैं उन्हें बहुत गर्व होता होगा हमारे इन किसानों पर, उनकी मेहनत पर, उनकी प्रगति पर और उनके नए प्रयोगों पर।
मैं मानता हूं कि जब देश के गांव का, किसानों का उदय होगा, तभी भारत का भी उदय होगा। जब हमारा किसान सशक्त होगा, तभी देश सशक्त होगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं लगातार इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के अलग अलग लोगों से बात करता हूं। आज भी लाखों लोग, लाखों किसान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आपकी बात सिर्फ मैं नहीं, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, हर किसान सुन रहा है, आपसे वो सीख भी रहा है। सरकार में बैठे हुए लोग भी सुन रहे हैं, आपकी बातें वो भी रजिस्टर कर रहे हैं, आपके प्रयोगों की वो भी चर्चा करेंगे, इन चीजों को आगे लागू करने के लिए प्रयास करेंगे। और ये मेरा क्रम चलता रहेगा, क्योंकि मेरे लिए ये कार्यक्रम एक यूनिवर्सिटी बन गया है, जो मुझे हर हफ्ते कुछ न कुछ सिखाता है, देशवासियों से सिखाता है, हिंदुस्तान के दूर दराज के लोगों से मिलने का मौका देता है, बातचीत का मौका मिलता है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूं, समझ रहा हूं, और देश के भिन्न भिन्न भागों में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसकी सीधी जानकारी मुझे आपके माध्यम से मिल रही है। तो मैं अगले बुधवार को फिर से मिलने वाला हूं, अगले बुधवार यानी कि 27 जून को। और मैं 27 जून को हमारे गरीब लोग, हमारे निम्न मध्यम वर्ग के लोग, हमारे मध्यम वर्ग के लोग, हमारे किसान भाई बहन, हमारे कारीगर भाई बहन, जो सामाजिक सुरक्षा लेकर जो बीमा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके बारे में मैं उनसे बात करूंगा। सुरक्षा बीमा योजना से उनको क्या लाभ हुआ है, क्योंकि बहुत बड़े व्यापक तौर पर हमने काम किया है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सब किसान मेरे बहनों और भाइयों इन योजनाओं का अपनाया ही होगा, आपने भी उस सुरक्षा बीमा का लाभ लिया होगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे सभी देश के किसानों के दर्शन करने का मुझे मौका मिला, उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का वो मौका मिला, उनके परिश्रम की गाथाएं सुनने का मौका मिला, उनकी लगन, उनकी तपस्या, ये आज देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। मैं फिर एक बार मेरे सभी किसान भाइयों बहनों को नमन करता हूं। आपने समय निकाला, मुझे बहुत कुछ बातें बताई, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। धन्यवाद। You're watching live Prime Minister Narendra Modi's candid conversation and connection with farmers across the country. He was speaking about the various reforms and their impact that can be seen all across the country. He began his address and conversation with the farmers by speaking about how a stage-wise vision for the welfare of farmers was created